हाय एवरीवन। तो देखो, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, इसके पहले का जितना भी टॉपिक था, मतलब इसका सिर्फ हम अपलोड कर दिए और हिस्ट्री को धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तुम लोग देख लेना, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो तुम लोग देख लेना, तुम लोग को समझ में आएगा। हम कोशिश किए हैं कि हर हिस्ट्री में मेनली, पता है बच्चों को मेनली हिस्ट्री में दिक्कत हो जाएगा, अरे हमको हिस्ट्री समझ में ही नहीं आता। स्कूल का नोट्स छाप लेते हैं, स्कूल जो पढ़ाता है उसको स्कूल में क्या होता है, एग्जाम आइडिया से क्वेश्चन कैसे हो जाता है कि ये क्वेश्चन पढ़ लो। मेनली बच्चा वही करते हैं। अब जब बोर्ड एग्जाम आता है तो वैसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता। हम 10th बोर्ड दिए हैं, हमको पता है कैसे क्वेश्चन आता है, तो वैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता। हिस्ट्री के बीच बीच से क्वेश्चन दे देगा बना करके, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया हुआ है। जब तक तुमको हिस्ट्री का हर एक लाइन का मतलब नहीं पता होगा, इस लाइन में क्या कर रहा है, इस लाइन में क्या कर रहा है, इस पैराग्राफ का क्या सेंस है, तब तक तुमको नहीं समझ में आने वाला, तो वहाँ नंबर नहीं आएगा। अब मेरा SST के बोर्ड एग्जामिनेशन में 93 था। इस पर हम वीडियो अपलोड किए, हाउ आई स्कोर्ड 95% इन सोशल स्टडी। तो मेरा ही फोटो लगा हो, तुम लोग देख लेना, तुमको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। बहुत छोटा सा वीडियो, ये नहीं कि 20 मिनट 25 मिनट का, सिर्फ 5 से 6 मिनट का वीडियो है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा देखने में, तो देख भी लोगे तुरंत भर में। सब कंटिन्यू देखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं द बिगनिंग, इसका जो टॉपिक का जो टाइटल है द बिगनिंग। हाउएवर दिस मैप्स, यहाँ पे देखो इसके प्रीवियस टॉपिक में है ना कुछ कुछ मैप दिए हुए हैं। इस मैप को उतना बतलाने से कोई फ़ायदा था नहीं, तो फिर हम छोड़ दिए इस मैप को। However, this map did not state much about what took place before the 20th century। तो कहते हैं कि ये जो मैप दिए हुए, ये मैप उतना अच्छे तरीके से नहीं बतला सकता कि 20वीं सदी के पहले क्या हुआ था। The story of modern democracy started at least 2 centuries ago। तो कहते हैं ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो लगभग 2 सेंचुरी पहले स्टार्ट हुआ था। आज का जो डेमोक्रेसी हम लोग जी रहे हैं, आखिर उसका इनिशिएटिव कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो लगभग कहता है 2 सेंचुरीज अगो है, मतलब 2 सेंचुरी पहले का इसका इनिशिएट हुआ है। अब कहता है यू मे हैव read the chapter on the French Revolution of 1789 in the history book of this course। तो कहता है तुम लोगों ने मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मॉडर्न डेमोक्रेसी का हल्का सा जिक्र किया हुआ, तुम लोगों ने शायद थोड़ा सा वो पढ़ा होगा 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। दिस पॉपुलर अपराइजिंग फेल्ड टू एस्टैब्लिश अ सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो कहता है ये जो मशहूर जो अपराइजिंग था, जो उठ रहा था, वो संभव उसकी वजह से एक अच्छा स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बैठ पाया था, नहीं स्टेबल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाया था फ्रांस में उस टाइम 1789 में। द इंटायर 19th century witnessed overthrowing and restoration of democracy in France several times। तो कहता है कि जो 19वीं सदी था, 19वीं सदी का जो दौर था, वो इस चीज़ का गवाह है, उस चीज़ का प्रूफ है, विटनेस है कि कैसे 19वीं सदी में फ्रांस में डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया जा रहा था, मतलब डेमोक्रेसी हटा दिया जा रहा था। कभी आ रहा था डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, कभी डेमोक्रेसी को हटा दिया जा रहा था। इस चीज़ का ये विटनेस रहा 19वीं सदी, मल्टीपल टाइम्स से, बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसा होते रहा था। Yet the French Revolution inspired many struggles for democracy throughout the Europe। तो कहते हैं लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं थ्रू आउट द यूरोप, मतलब कि यूरोप के पूरे, यूरोप में जितने भी देश आए, जितने भी कंट्री आए, वो लोग अपना इंडिपेंडेंट चाहते थे कि हमको अब इंडिपेंडेंस होना है, हम ये लिचड़ों के साथ हम अब नहीं रह सकते। तो उस चीज़ को हटने के लिए क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से उनको एक बूस्टअप मिलता है कि ठीक है चलो अब हम लोग लड़ सकते हैं अपने के लिए। उन लोगों में एक नेशनलिस्ट का फीलिंग एग्जिस्ट होने लगता है, तो वो लोग अपने के लिए लड़ना शुरू करते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। वही यहाँ पर कहना चाह रहा है, मतलब कि सिंपल सी भाषा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर करता है अदर यूरोप के लोगों को। इन ब्रिटेन, तो अब ब्रिटेन का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। द प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी बिगेन मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कहता है कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी की ओर, मतलब अपना इंडिपेंडेंस के, अपने राइट्स के लिए लड़ने का जो प्रोग्रेस है, जो गति था ना, वो फ्रेंच
रेवोल्यूशन से काफ़ी पहले वहाँ हो चुका था। फ्रांस में इस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी के लिए लोगों के अंदर नेशनलिस्ट का फीलिंग, अपने लिए का फीलिंग इधर ब्रिटेन में काफ़ी टाइम पहले से हो चुका था, जो कि फ्रांस में थोड़ी देरी से हुआ था। अब आगे कहता है, बट द प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो। पर हाँ, ये ब्रिटेन में प्रोग्रेस तो हुआ था, ब्रिटेन के लोगों में ऐसा एग्जिस्टेंस आया था कि हमको अपने के लिए कुछ करना है, हमको अपने के लिए लड़ना है। लेकिन वहाँ का जो प्रोग्रेस था ना, वहाँ के लोगों की जो गति थी, वो गति बहुत धीरे है। देखो, इसको ऐसा समझो, जब हम लोग किसी अच्छे काम के लिए करने जाते हैं तो उसमें बहुत आलस लगता है कि अरे हमको करना ही क्यों, एकदम धीरे धीरे मटियाते मटियाते तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सेम वही सिचुएशन था, उन लोगों में फील तो हुआ था इस चीज़ का, लेकिन उन लोग उस चीज़ को एग्जिस्टेंस में नहीं ला पाए थे। जैसे देखो, अभी हम लोगों को अगर क्या चाहिए, अगर तुमको बहुत कोई अपना ज़रूरत का चीज़ चाहिए होगा, तुम उसके लिए लड़ोगे। अगर नहीं चाहिए होगा तो उसको धीरे धीरे, चलो खिंच रहा है, खिंचा रहा है तो खिंचा रहा है, इस तरीके से लोगे। A series of political events reduced the power of monarchy and feudal lords in the 18th and 19th century। तो कहते हैं सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब जो राजनीतिक ऐसा बहुत सारा इवेंट होता है जिसकी वजह से मोनार्की जो रूल होता है, राजा रानी का जो शासन होता है, वो धीरे धीरे घटता है, उनकी पावर को स्लो डाउन होता है उनकी पावर। मोर एंड मोर पीपल वेर ग्रांटेड द राइट टू वोट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वोट देने का अधिकार मिलता है। अराउंड द सेम टाइम एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कहता है लगभग फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस टाइम हो रहा था 1789 के लगभग के समय में, द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन 1776। तो जो ब्रिटिश की जो कॉलोनी हुई नॉर्थ अमेरिका में, ब्रिटिश की जो कॉलोनी हुई, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि अपने से, कि हम इंडिपेंडेंट से, हम तुम्हारे अंडर नहीं आते हैं। एकदम वो लोग जिद पे अड़ गया था कि हम इंडिपेंडेंट है। किस टाइम में? 1776 में वो लोग जिद पे अड़ गया कि ब्रिटिश की जो कॉलोनी हुई नॉर्थ अमेरिका में, वो लोग जिद पे अड़ गया था कि हम इंडिपेंडेंट, हम तुम लोग के अंडर नहीं आते हैं। तो लोग एकदम हिम्मत आ गया था। Around the same time as the French, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776। ये जो लाइन है इसको तुम लोग अंडरलाइन कर लो, मे भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अराइज कर देगा। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स these colonies came together to form the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कहता है 1776 में वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट तो घोषित कर दी कि हाँ, हम तुम लिचड़ों के अंदर नहीं आते हैं, हम तुम्हारे अंडर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्यों? तो और कोई कॉलोनी अगर कोई किसी के रूल करेगा तो उसको तो परेशानी तो भुगतना पड़ता है। इसी परेशानी से उबरने के लिए उन लोग में इतना हिम्मत आया कि बोले कि हम तुम लोग के अंडर नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि 1776 में वो लोग तो डिक्लेयर कर देते हैं अब हम लोग स्वतंत्र हैं, तो ब्रिटेन उसका कुछ कर नहीं पाता। और क्या होता है, इन दी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, उसके कुछ सालों बाद, उन लोग इंडिपेंडेंस घोषित करने के कुछ सालों बाद, दिस कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म। ये सब जो कॉलोनी थे ब्रिटिश के अंदर, जो कॉलोनी आती है, मान लो कि 5 कॉलोनी, मेरा 5 उंगली है, ये जो मेरा जो 5 उंगली, मान लो कि सपोज दैट दिस इज द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। सो अगर ये ब्रिटेन की कॉलोनी है, मेरा 5 उंगली मुट्ठी बन करके अपने आप को एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अपने आप को मेरा, मान लो ये 5 उंगली कॉलोनी है ब्रिटिश का, तो ये 5 उंगली इकट्ठा होता है, अपने आप को क्या एकजुट हो गया तो मुट्ठी बन गया ना। मुट्ठी किसी को मारेगा तो वो तो चला जाएगा ऊपर। तो वो इसी तरीके से अपने आप को पावरफुल करता है, अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम देते हैं कि अब हम लोग एक है। जैसे मेरा मुट्ठी एक हुआ, सेम तरीके से वो लोग अपने आप को एक नाम देते हैं कि अब हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। इसको भी एकदम नोट कर ले, पक्का क्वेश्चन में आने वाला है। बट हियर दे अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। तो वो लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करते, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग मतलब कि हर किसी को इक्वल राइट मिलेगा, हर किसी को पढ़ने का अधिकार मिलेगा, हर किसी को बोलने का अधिकार मिलेगा, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार मिलेगा। बट हियर
टू ओनली फ्यू मैन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट। लेकिन कहता है लेकिन यहाँ किसी किसी आदमी को ही बोलने का अधिकार था, सॉरी बोलने का नहीं, यहाँ किसी किसी आदमी को ही वोट देने का अधिकार था। ऐसा नहीं था कि सबको अधिकार था देने का, ऐसा नहीं। फ्यू ऑफ द मेन वेर ग्रांटेड द राइट टू वोट एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वेर ग्रांटेड द राइट टू वोट, नो। इंडियन 19th सेंचुरी का अब 19वीं सदी का, अरे इसको भी नोट कर लो, ये भी पॉइंट एकदम आ सकता है कि अमेरिका में किसको वोट देने का ग्रांट हुआ था, ये 1787 के बाद। उनको लिख देना कि फ्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, फ्यू मेंबर्स ऑफ फ्यू मेन वेर अलॉटेड द वोट, राइट टू वोट, लिख देना। इन द 19th सेंचुरी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑफ्टन रिवॉल्व्ड द पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। तो कहते हैं 19वीं सदी में ये डेमोक्रेसी का जो संघर्ष हुआ, लोगों का डेमोक्रेसी का जो संघर्ष हुआ, तो वो जो है पॉलिटिकल, राजनीतिक इक्वालिटी, एकदम एक समानता, आज़ादी और न्याय के इर्द गिर्द भी घूमता है। मतलब कि वहाँ के लोगों का जो 19वीं सदी में लोगों का जो दिमाग टनकता है, टनकना मतलब क्या, एकदम खटकता है दिमाग, जैसे तो कुछ चाहिए होता है तब पर डे लगता है कि हमको वो चीज़ खरीदवाना है तो खरीदवाना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रहा था। उन लोगों को था कि हमको अब डेमोक्रेसी, फुल राइट्स चाहिए, पार्शियल राइट नहीं चाहिए कि किसी किसी मेंबर को आप दे दिया, आप अपने आप को बहुत इस्मार खान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। वहाँ के लोगों को था कि सबको राइट्स मिलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे घर में अगर तुमसे कोई बड़ा उससे ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, तुमको कम मिलेगा, तुमको लगेगा कि नहीं कि हम उसमें से पार्शियलिटी हो रहा है। सेम यही फीलिंग वहाँ पर डेवलप हुए हुए था कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। जो डेमोक्रेसी का जो संघर्ष था वो घूमता है किस किस पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है, समानता, पॉलिटिकल, राजनीतिक अधिकार चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, इस पॉइंट के अगेंस्ट रिवॉल्व करता है डेमोक्रेसी का स्ट्रगल। नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। In the 19th century, struggles for democracy often revolved around political freedom and justice. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। One of the major demands was the right for every adult citizen to vote। देखो अब क्या कहता है कि इसका सबसे ज़्यादा मेजर डिमांड उन लोगों का ये था, सबसे ज़्यादा बड़ा डिमांड ये था कि इस देश के हर एक नागरिक को हम वोट देने का अधिकार दीजिए। आप जो लिचड़पंथी कर रहे हैं कि नहीं किसी किसी को ही हम वोट देने का अधिकार मिलेंगे। स्पेसिफिक मेन ऑफ द सोसाइटी हैड अलॉटेड द राइट टू वोट, बट द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वांटेड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू ग्रांट द वोट। तो वो लोग क्या चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, जो वो लोग बदमाशी कर रहा था वो चीज़ हटे। और कहता है सेवरल यूरोपियन कंट्रीज दैट वर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली परमिट ऑल पीपल टू वोट। तो कहता है यूरोप का ऐसा बहुत सारा देश जो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक हो रहा था, धीरे धीरे डेमोक्रेसी के रास्ते पर चल रहा था, कुछ शुरुआती में सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देता था। इन सम कंट्रीज ओनली पीपल हु ओन्ड प्रॉपर्टी। तो कहता है कुछ कुछ देशों में वैसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी था, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी था, हैड द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार था। देखो हम लोग आज के हमारे सोसाइटी में भी ये चीज़, अगर जिसके पास पैसा है वो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। इफ़ यू हैव द मनी देन यू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम दुनिया के लोग तुमको इज्जत देगा। सेम सिचुएशन वहीं पे था कि जो अमीर इंसान था उन लोगों को वोट देने का अधिकार पूरा दम दे दिया गया था कि आप वोट दे सकते हैं। ऑफ्टन वुमेन वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट। कहता है यहाँ तक कि और वुमेन्स जो थी, औरतें जो थी, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया हुआ था। देखो कितना बदमाशी करता था कि वो हम लोग भी जो सोसाइटी का हिस्सा है, पर हम लोगों को उस टाइम वोट देने का अधिकार नहीं दिए हुए थे यूरोप में। In the United States of America, the blacks throughout the country could not exercise the right to vote until 1965। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ कि 1965 तक जो काले लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिए हुए था, कि आपको वोट देने का अलाउ नहीं था। वहाँ पे रंग भेद था, स्किन, हम भी एक्चुअली काले के लिस्ट में आते हैं, मतलब उतने में काले नहीं हैं।
तो मतलब हम लोग जैसे जो लोग थे उनको वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिए, बताओ। पीपल हु वेर स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट्स। तो कहता है पीपल हु, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इन नोट करो पॉइंट। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स थ्रू आउट द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। पीपल हु वर स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी, कहता है वैसे लोग जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था, पार्शियल स्वतंत्रता जिनको नहीं चाहिए था, वांटेड दिस राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट्स। बहुत लोग चाहते थे कि ये जो अधिकार है वो सबको मिले, सिर्फ कुछ ही लोगों तक ये अधिकार सीमित नहीं रहे, ये अधिकार सबको मिले। मेन और वुमेन, मेन जेंट्स लोग को भी मिले, औरतों को भी मिले, गरीब अमीर उजला काला सबको ये अधिकार मिलना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। मतलब कि जो वोट देने का अधिकार है वो सोसाइटी के हर एक मेंबर्स को मिल, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जो काला हो गोरा हो, औरत हो जेंट्स हो, सबको ये अधिकार मिलना चाहिए। एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर ये अधिकार सिर्फ ना रहे, सबको ये अधिकार मिले। नोट कर लो इसको भी। पीपल्स हु वेर, यहाँ से नेम, मेन और वुमेन, रिच और पुअर, वाइट और ब्लैक, दिस इज कॉल्ड wanted this right granted universally to all adults, men or women, rich or poor, white or black. This is called universal adult franchise or universal suffrage. The box here narrates us when universal suffrage was granted in different countries of the world. तो कहता है यहाँ पे जो बॉक्स दिए हुए हैं, देखो ये जो ग्रीन जो बॉक्स है, मेरे में तो उल्टा दिख रहा होगा तुम लोग को। अपना अपना बुक खोलो, अपना बुक खोलो और देखो इसको। इसमें जो दिए हुए ये दिए हुए कौन से कंट्री में कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग लागू हुआ था। इट इज़ द एविडेंट डेट बाई 1900। कहता है कि ये प्रूफ है। एविडेंट मतलब क्या, प्रूफ। क्राइम पेट्रोल जब देखा होगा उसको पता होगा, जो पुलिस लोग बोलता है कि एविडेंट है, ये प्रूफ है। बाई 1900 न्यूजीलैंड वॉज द ओनली कंट्री वेयर ऑल एडल्ट्स हैज वोटिंग राइट। तो कहता है कि 1900 से 1900 तक ये मतलब न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश था जिसमें सारे सोसाइटी के मेंबर्स को वोट देने का अधिकार था। बट इफ़ यू गो बैक टू द मैप, पता है पर जो मैप हम लोग छोड़ दिए, अगर आप उस मैप पे वापस जाइएगा, यू कैन सी सेवरल अदर कंट्रीज आर मार्क्ड एज डेमोक्रेसी बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो कहते हैं कि उस मैप पे बहुत सारे ऐसे कंट्री को मार्क किया गया, टिक लगाया गया कि जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री नाम दे दिया गया 19वीं सदी तक। By then, governments in these countries were elected by a significant number of people, mostly men, and had granted political freedom in some measures. तो कहता है कि उस टाइम तक सरकार चुनने का जो अधिकार था सिग्निफिकेंट मेंबर का था, कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स को अधिकार था, जिसमें से स्पेशली मैन आते थे, वुमेन से नहीं आती थी। और कुछ पॉलिटिकल कुछ राजनीतिक फ्रीडम था, प्रोटेस्ट कर सकते थे, हल्का हल्का फ्रीडम उन लोगों को मिले हुए था। अर्ली डेमोक्रेसीज वर एस्टेब्लिश इन द कंट्रीज ऑफ। तो कहते हैं शुरुआती दौर में जो डेमोक्रेसी जो हुआ वो इस्टेब्लिश हुआ हुआ था यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। तो आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। द बिगनिंग फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी खत्म होता है। आगे का जो टॉपिक है वो एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन है, फिर डेमोक्रेसी इन द, ये तो आगे हो गया ना, मतलब कुछ लगभग 3 तक वीडियो तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा हम लोग को एक बात बताओ, जैसे कि हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि इस सिस्टम में मेन क्या है कि हर एक लाइन को समझाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या मेरा समझाया हुआ तुम लोग को समझ में आता है तो बोलना यस, कमेंट में लिखना यस, और नहीं आता तो लिखना नो। वैसे भी कमेंट सेक्शन तो एकदम रिस्ट्रिक्शन तो रहता नहीं, वैसे भी हम सब में अलाउ ऑल कमेंट्स किए हुए रहते हैं कि मतलब कि कमेंट लिखने का इंडिपेंडेंस रहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुम लोग कमेंट्स नहीं लिख सकते। देखो जो क्रिएटर्स होगा उसको पता होगा कि यूट्यूब स्टूडियो, मतलब यूट्यूब का जो क्रिएटर स्टूडियो होता है उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप जो कमेंट का भी 4-5 ऑप्शन रहता है कि आप पॉजिटिव कमेंट चाहते हैं कि नेगेटिव चाहते हैं, मतलब एक तो ऑप्शन जैसा दिए हुए रहता है कि आप कमेंट डिस्टेबल कर दीजिए चाहे कुछ भी, लेकिन हम अलाउ ऑल कमेंट्स करके ही रखते हैं ताकि पता तो चले कि जिसको हम बता रहे हैं कि जो मेरे छोटे छोटे जो भाई बहन है, मतलब कि उन लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इसलिए बाय।